नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष कार्यक्रम हेल्थ शो। ये एक फ़ोन इन प्रोग्राम है। दोस्तों, हम हर बार कोशिश करते हैं कि इस शो में किसी ना किसी बीमारी, किसी ना किसी समस्या के बारे में बात करने की, उसको जड़ तक पहचानने की और उन समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाने की हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। हमारे आज के एपिसोड का टॉपिक है बच्चों में अनीमिया और थैलेसीमिया की समस्या। ये बीमारी काफ़ी आम है लेकिन काफ़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है। अनीमिया की बात करें तो बच्चों में खून की कमी, जिसकी वजह से उनके विकास में खेल कूद, पढ़ाई या रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित होती है। वहीं थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इन दोनों बीमारियों को जड़ से समझने की, इनका उपचार, इस समस्या की सही जाँच, ये सब महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक बंसल, डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस पेडियाट्रिक्स, पीजीआई चंडीगढ़। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्ते गुरलीन, थैंक यू आपका कि आपने स्टूडियो में बुलाया। सच अ प्लेजर सर। हमने सुना है कि काफ़ी रिसर्च वर्क, पेटेंट आपके नाम है, सो ऑनर फॉर अस की दैट यू आर हियर। थैंक यू जी। सर, इस कन्वर्सेशन के अलावा, क्योंकि ये फ़ोन इन प्रोग्राम है, तो हम दर्शकों की समस्याएं भी सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं को एड्रेस कर सके। दर्शकों, आपके लिए एक नया व्हाट्सएप नंबर लागू किया गया है, 9417242224, 9417242224। आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, ऑडियो कॉल के थ्रू, वीडियो मैसेज के थ्रू अपनी कोई भी समस्या हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपका सवाल ज़रूरी होगा और टॉपिक से जुड़ा हुआ होगा। लैंडलाइन नंबर भी है 017226900037। सो आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सर, अनीमिया से ही हम शुरुआत करते हैं। इस बीमारी के बारे में बताइए और आजकल ये कितनी आम है? अनीमिया काफ़ी मतलब सबने सुना ही होगा, खून की कमी है। तो खासकर ये बच्चों में और लेडीज़ में ज़्यादा पाई जाती है और इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो भी बच्चों में, खासकर छोटी उम्र के बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है। तो सरकार ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है। कई सालों में इसमें टेस्ट होते रहते हैं देखने के लिए कि बच्चों में, लेडीज़ में कितना अनीमिया है। तो खासकर अगर मैं बच्चों की बात करूं, पंजाब और हरियाणा में तो कुछ बहुत ही ज़्यादा है अनीमिया। करीब अगर हम 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों को देखें तो करीब 70% बच्चों में ये खून की कमी, अनीमिया होती है। यानी कि 10 बच्चों के पीछे 7 बच्चों में खून की कमी होती है। सर, आपने इस बीमारी के बारे में बताया और ये भी मेंशन किया कि पंजाब और हरियाणा में ज़्यादातर ये प्रेवलेंट है और बच्चों में बहुत ज़्यादा है। तो क्या वजह है, क्या प्रमुख कारण है इस बीमारी के पीछे? है तो वैसे कॉमन पूरे हिंदुस्तान में ही, बट कई स्टेट्स में ज़्यादा कॉमन है। तो मेनली इसका कारण डाइट्री है। और पंजाब हरियाणा में जो अच्छी बात एक तरह से जो नेगेटिव हो रही है वो ये कि दूध बहुत अवेलेबल है। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा दूध बहुत पिए, तो दूध पिलाना, खासकर माँ का दूध तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और 6 महीने तक तो माँ का दूध ही पिलाना होता है। बट उसके बाद फिर धीरे धीरे जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड है, जो सॉलिड खाना है, वो शुरू करना ज़रूरी है। बट ये देखा गया है कि पंजाब हरियाणा में खासकर दूध पे बहुत जोर दिया जाता है और जो सॉलिड खाना है, यानी कि सिंपल जो घर में खाना बनता है जैसे रोटी, सब्जी, दाल, सब्जियां वगैरह, सब वो काफ़ी देर हो जाती है उसमें और दूध ही ज़्यादा पिलाया जाता है। तो ज़्यादा दूध पिलाने के चक्कर में 6 महीने के बाद दूध ज़्यादा पिलाना और खाना कम देने के चक्कर में अनीमिया होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दूध में आयरन की कमी होती है। 6 महीने तक तो माँ का दूध बहुत है, बट फिर 6 महीने के बाद सॉलिड खाना देना ज़रूरी है। आपके हिसाब से जो लाइफस्टाइल है और फूड हैबिट्स है, दोनों पेरेंट्स और बच्चों की खासकर, ये एक मेजर रीज़न है? हाँ, मतलब कि हमें ये नहीं सोचना कि कोई फैंसी खाना देना है तभी खून की कमी पूरी होगी। सिंपल घर का खाना जो हमारी दादी नानी हमें बताया करती थी, वही, जैसे खिचड़ी, दलिया, सूजी खीर, वो सब चीज़ें 6 महीने की उम्र से देना शुरू करना ज़रूरी है। तो जैसे जो माँ का दूध है वो बच्चे को भी लेना आसान है और जब बच्चा रो रहा होता है तो मम्मी का रिफ्लेक्स होता है कि बच्चे को छाती से लगा लिया और बच्चा रोना बंद कर दिया। तो वो सब बहुत अच्छी बातें हैं, पर उस पर हमें डिपेंडेंट नहीं होना और 6 महीने के बाद उसको हमें अपनी वीकनेस नहीं बनाना। धीरे धीरे दूध पिलाना कम करना है और सॉलिड खाना बढ़ाना है। तो इसमें घर के सभी मेंबर्स की कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। ये नहीं कि बच्चा जब रोने लग गया तो मम्मी को दे दिया, तो सभी को कंट्रीब्यूट करना है, सभी को बच्चे को कटोरी चम्मच से सॉलिड खाना खिलाने में हेल्प करनी है। क्योंकि जो ये बदलाव होता है माँ के दूध से
सॉलिड खाना खिलाना ये इतना आसान नहीं है। जैसे मेरे भी जब 2 छोटे बच्चे थे तो मैंने रियलाइज़ किया कि माँ का दूध छोड़ना और फिर उसको बच्चों को सॉलिड खाना खिलाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी बहुत आसान होता है कि दूध पिला दो जी। तो बट धीरे धीरे हमें सॉलिड खाना ज़्यादा बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तभी उससे अनीमिया की कमी होगी। सर, जैसे आपने बताया कि ज़्यादातर पेरेंट्स का या आसपास के लोगों का जोर होता है कि बच्चा रो रहा है, भूख लगी होगी, दूध दे दो। एक और चीज़ है सर कि जूस का बहुत ज़्यादा जोर होता है। इस पे बात हम करेंगे कि पेरेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि बच्चा जूस पी ले। इस पे आपका क्या कहना है? उससे पहले हम एक कॉल लेते हैं सर। हमारे दर्शक का कॉल आया है, पूछते हैं उनकी क्या समस्या है। जी मनजिंदर जी। मैम मेरा बच्चा जड़ा वो थैलासीमिया है, मेजर थैलासीमिया। अच्छा। हाँ जी। हाँ मनजिंदर जी, बताओ क्या पूछना है आपको थैलेसीमिया के बारे में? हाँ जी सर, मैम के ब्लड लगता है महीने बाद। बोलो बोलो, सवाल हाँ पूछो। जी, हाँ ब्लड लगता है, तो इसका कोई इलाज? तो आप रेगुलर कहाँ दिखाते हैं? रामदास वल्ला हॉस्पिटल है ना। अभी बच्चे की उम्र कितनी है? 8 साल का है। तो जैसे थैलेसीमिया, मनजिंदर का सवाल है कि उनके बच्चे को थैलेसीमिया है और उनको रेगुलर ब्लड चढ़ता है, तो इसमें क्या करना होता है? तो थैलेसीमिया मेजर में हर 3-3, 4-4 हफ्ते पे रेगुलर ब्लड चढ़ता है, और जो ब्लड चढ़ता है उसमें लोहा होता है, वो शरीर से निकल नहीं पाता। तो लोहे को कम करने की भी साथ साथ जो आयरन की दवाई है, आयरन कम करने की दवाई है, वो आपको देनी रेगुलर ज़रूरी होगी। जो वो डेफराजेरोक्स की या जो कैल्फर की दवाई है वो रेगुलर देनी ज़रूरी है। जो इसका पक्का तो आयरन, जो फेरेटिन है, जो आयरन शरीर में है, वो ठीक होना चाहिए। और आपको बताया गया होगा कि जो इसका पक्का इलाज है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जो भाई बहन या फिर कभी कभी मम्मी पापा से भी लेकर बच्चे में डाला जाता है, जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो सरकार की इसमें कई स्कीम भी हैं, जैसे कोल इंडिया की स्कीम है जिसमें 10 लाख रुपए तक का इलाज कोल इंडिया के थ्रू सरकार फ्री करवाती है। तो जैसे पीजीआई चंडीगढ़ में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, तो आप अगर आपने दिखाया नहीं है तो आप ला के दिखाइए। हम उसके जो भाई बहन है उनका चेकअप करेंगे, देखेंगे कि बोन मैरो मैच करता है या नहीं करता, और अगर मैच करता हो और आयरन कंट्रोल में हो तो बच्चे का जो थैलेसीमिया की बीमारी है वो जड़ से खत्म हो सकती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट से। ठीक है सर। ओके जी। हाँ सर। धन्यवाद मनजिंदर जी। आपने थैलेसीमिया की बात करी, थैलेसीमिया मेजर की बात करी। इस टॉपिक पे भी हम दोबारा आएंगे, पहले एनीमिया की बात कर लें। सर, हम बात कर रहे थे जूस की, जूस पर थे हम, तो आपका क्या कहना है कि ये वाकई रिक्वायर्ड है या उससे खास फ़र्क पड़ता है? जूस तो मैं कहूँगा कि किसी को भी पीने की ज़रूरत नहीं है, खासकर बच्चों को। ये मतलब जूस एक तरह से प्रोसेस्ड फूड है। आई थिंक जो भी हम खाना खाते हैं अपने लिए या बच्चों के लिए, हमें हमेशा ये पूछना चाहिए कि क्या ये खाना खेत से डायरेक्ट आया है या फिर ये फैक्ट्री में बना है। अगर डायरेक्टली खेत से आया है तो मतलब अच्छा है, अगर फैक्ट्री से आया है तो यानी कि प्रोसेस्ड फूड हो गया। तो जो जूस है, भगवान ने हमारे लिए फ्रूट बनाया है, तो फ्रूट खाने का ये फ़ायदा होता है कि उससे साथ में जो उसका पल्प होता है, जो उसका फाइबर होता है, वो भी साथ में जाता है। तो जो शुगर होती है वो ब्लड में एकदम से तेज़ी से नहीं बढ़ती। तो मतलब कि भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है फ्रूट, और हमें फ्रूट को एज ए फ्रूट खाना चाहिए, उसको जूस बना के नहीं पीना चाहिए। तो हमें आदत डालनी है कि बच्चों को जूस ना दो और डायरेक्टली फ्रूट जैसे कि केला, संतरा, सेब वगैरह डायरेक्टली देना चाहिए। सिम्टम्स पर आते हैं सर। सिम्टम्स, ऐसे सिम्टम्स जो पेरेंट्स ध्यान में रखें, जो इनिशियल स्टेज पर ही हमें पता लग सके कि ये एनीमिया के लक्षण है। अनीमिया इतना ज़्यादा कॉमन है, जैसे 70% बच्चों में होता है, तो ज़्यादातर केसेस में तो कोई सिम्टम्स होते ही नहीं है। मम्मी पापा को लगेगा बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, बट अगर ज़्यादा अनीमिया हो जाए तो जैसे चिड़चिड़ापन, दिमागी कमज़ोरी, खेलने में इंटरेस्ट कम होना, ओवरऑल सुस्ती रहनी, तो फिर और धीरे धीरे आंखें पीली होनी शुरू हो जाती हैं। बट ज़्यादातर बच्चों में जो HB की कमी थोड़ी माइल्ड मॉडरेट ही होती है, तो हीमोग्लोबिन 8, 9, 10, 11 होता है, तो उसमें ज़्यादा पता नहीं चलता। बट अगर हम ब्लड का टेस्ट करेंगे तभी खून की कमी का पता चलेगा। सर, क्योंकि फ़ोन इन शो है और जैसे आपने कहा कि ये टॉपिक काफ़ी कॉमन है, तो काफ़ी समस्याएं हैं लोगों को, काफ़ी हमें क्वेरीज आ रही हैं। एक और फ़ोन कॉल लेते हैं चंडीगढ़ से, अनन्या जी का। जी बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अनन्या है, चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। जी अनन्या जी। मुझे डॉक्टर साहब से सवाल पूछने थे। जी, आप सवाल बताइए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। जी, मेरा सवाल है कि बच्चों में अनीमिया क्यों होता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं? तो ये आपका अच्छा सवाल है कि अनीमिया क्यों होता है। तो जैसे आपको पहले बताया गया कि अगर हम समय पे जो सॉलिड खाना है वो शुरू ना करें, यानी कि 6 महीने की उम्र के बाद से सिर्फ दूध पिलाते रहें और सॉलिड खाना ना शुरू करें, तो उसके कारण अनीमिया होता है। बाकी जो हमारा वेजिटेरियन खाना है,
तो उसमें ओवरऑल आयरन की कमी होती है। ओके। तो उसको पूरा करने के लिए तो जैसे सरकार का प्रोग्राम है अनीमिया मुक्त भारत, उसके हिसाब से हमें हर बच्चे को 6 महीने की उम्र की बाद से रेगुलर आयरन देना ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि जो वेजिटेरियन खाना है, मैं ये नहीं कह रहा कि वेजिटेरियन खाना कि हमें नॉन वेज खाना चाहिए, वो पेरेंट्स की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। तो अगर हम मतलब बैलेंस्ड खाना देंगे, सॉलिड जैसे खिचड़ी, केला, दलिया, सूजी खीर, रोटी, सब्जी, चावल, जो घर में सब बनता है वो बच्चे को 6 महीने के बाद से खिलाना शुरू कर देंगे, तो उससे खून की कमी होने के चांसेस कम होंगे। बाकी हमें रेगुलर बेसिस पे हर बच्चे को इंडिया में 6 महीने से लेकर 19 साल की उम्र तक रेगुलर आयरन देना ज़रूरी है। जी ठीक है सर, मैं समझ गई। धन्यवाद अनन्या जी। सर, आयरन डेफिशिएंसी की हमने बात की है, तो मेजर रीज़न आयरन डेफिशिएंसी है एनीमिया का, इसके अलावा कोई और भी रीज़न है जिस वजह से एनीमिया हो सकता है? हाँ, तो ये आपका अच्छा सवाल है। तो जैसे आपने बताया कि आयरन की कमी मेन होती है, साथ में जो और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे फोलिक एसिड, B12, उसकी कमी के कारण भी अनीमिया हो सकता है। तो इसलिए जो ज़्यादातर दवाई होती है आयरन की, उसमें B12 और फोलिक एसिड साथ में मिला ही होता है काफ़ी बारी। तो जब हम आयरन देते हैं तो उससे फोलिक एसिड की कमी भी पूरी हो जाती है। सर, जो प्रेग्नेंट वूमेन है, ये एक बेसिक प्रोसेस है जो आयरन और फॉलेट टैबलेट्स हमें मिलते हैं, उस वक्त एक तो आपने बताया कि ये दवाइयाँ लेनी बहुत ज़रूरी हैं, और क्या कोई ऐसी लाइफस्टाइल या इन टेकिंग हैबिट्स भी है मदर की जिस वजह से बच्चे को एनीमिया हो सकता है? मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 3 महीने के बाद जो ऑब्स्टेटिक्स के डॉक्टर हैं वो आयरन फोलिक एसिड की गोली प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मैंने ये काफ़ी बारी देखा है कि मदर्स ये रेगुलर लेती नहीं हैं, वो उनको लगता है कि क्या ज़रूरत है, या फिर इसे पेट दर्द हो गया या फिर कब्ज़ी हो गई। तो हमें ऐसे नहीं सोचना, आयरन फोलिक एसिड हर प्रेग्नेंट मम्मी को, मदर को लेनी बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी रहे, उनका खुद का जो खून की कमी है वो ना हो। नहीं तो फिर बाद में आयरन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं और फिर कभी कभी ब्लड भी देना पड़ता है। तो हर प्रेगनेंसी में मदर को रेगुलर आयरन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको आयरन से कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो थोड़ी डोज कम की जा सकती है, प्रिपरेशन बदली जा सकती है, या उसकी जगह फिर टीके लगाए जा सकते हैं। तो कई हल हैं, पर हमें आयरन रेगुलर लेना हर प्रेग्नेंट मदर को बहुत ज़रूरी है। सर, प्री मैच्योर बेबीज़ की जब हम बात करते हैं तो अक्सर सुनने में आता है कि वो बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं डिजीज़ के या इन्फेक्शंस के। क्या वो भी एक मेजर वजह है एनीमिया की, या वो ज़्यादा मोर प्रोन टू एनीमिक है? तो प्री मैच्योर बच्चे का मतलब ये हुआ कि जो बच्चा जल्दी पैदा हो गया जी। तो उसमें फिर ये होता है कि जो हर न्यूट्रिएंट हैं मदर से ट्रांसफ़र नहीं हुए, तो उनमें अनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो तभी कहते हैं कि जो प्रीटर्म बच्चे हैं उनमें जब वो नर्सरी से डिस्चार्ज हो जाएं या फिर 2 वीक्स की एज से रेगुलर आयरन देना उनको ज़रूरी होता है। सर, ये जो आयरन इनटेक है, आपने कहा कि रेगुलर आयरन लेना ज़रूरी है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं बच्चों में और औरतों में, और क्या बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ये लेना ठीक होगा? मैं तो कहूँगा कि बच्चों में तो आयरन के कोई ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे जो हर माइंड में होता है कि उसे पेट दर्द होता है या कॉन्स्टिपेशन होती है, जो अनीमिया मुक्त भारत है जिसमें जो वो आयरन की डोज उसमें है वो बहुत ही कम डोज है, और उसको आयरन को हमें दवाई नहीं मानना चाहिए। हमें आयरन को एक ऐसी चीज़ मानना चाहिए जो हमें खाने में जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इसलिए क्योंकि हमारे खाने में आयरन की कमी है, तो आयरन एक मेडिसिन नहीं है, आयरन एक सप्लीमेंट है। तो क्योंकि खून में कमी है इसलिए हम थोड़ी मात्रा में उसको मुंह से दे रहे हैं, और बच्चों में तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन देना है, और 5 साल की उम्र के बाद से हफ्ते में सिर्फ 1 दिन देना है। तो इतनी कम दवाई से, इतनी कम सप्लीमेंट से कोई साइड इफ़ेक्ट्स होने का मतलब ही नहीं है। ठीक है सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वेरीज हमें लगातार आ रही हैं, हमारे व्हाट्सएप कॉल के थ्रू एक दर्शक जुड़े हैं, आइए सुनते हैं उनकी क्या समस्या है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर किसी बच्चे में आयरन की कमी है, एनीमिया से ग्रस्त है कोई बच्चा, तो हमारे मतलब घर में ऐसे कौन से भोजन हैं जिनको खिला के हम बच्चे में आयरन की पूर्ति कर सकते हैं? और भी कुछ अगर ऑप्शंस हों तो वो बताएं कृपया। तो ये आपका अच्छा सवाल है। तो जैसे कि समहाउ ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट बात है कि वेजिटेरियन खाने में आयरन की थोड़ी कमी रहती ही है, बट फिर भी कई ऐसे खाने हैं जैसे कि हरी सब्जियां, पालक, मेथी, गुड़, दालें, उन सब में आयरन होता है। बट ये सब चीज़ें अगर आप सोचिए तो बच्चे ओवरऑल कम ही खाते हैं, तभी हमें रेगुलर आयरन देना सबसे इजी तरीका है आयरन की कमी को पूरा करना। बट ये सब्जियां भी ऑफ कोर्स देनी चाहिए। बाकी जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसमें जैसे अंडा,
एक अच्छा चीज़ है, एक होल जैसे अंडे को एक पूरा होल खाना समझते हैं, कंप्लीट फूड माना जाता है। तो अगर मम्मी पापा का इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो रोज़ बच्चे को एक अंडा खाने के लिए दिया जा सकता है। तो अगर जैसे नॉन वेजिटेरियन खाना भी दिया जा सकता है, बट अगर ऐसा नहीं है कि नॉन वेज देना ज़रूरी है, वेजिटेरियन खाना से में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साथ में आयरन की दवाई जो सप्लीमेंट्स है वो वंस या ट्वाइस ए वीक रेगुलर 19 ईयर्स ऑफ एज तक देना ज़रूरी है, ताकि जो थोड़ी बहुत आयरन की कमी है वो साथ साथ पूरी होती रहे। सर एक और क्वेश्चन हम लेंगे डीवॉर्मिंग से रिलेटेड। वीडियो वाइट के थ्रू हम देखते हैं हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, उनकी क्या समस्या है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कई प्रॉब्लम से, अनीमिया जैसे थैलीसीमिया से ग्रस्त हो रहे हैं। उसका हमें डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। आजकल हमने देखा है ये बच्चों में खून की कमी क्यों हो रही है? क्या उनके वो खान पान से ऐसा है, जो भी चाइनीज फूड ये हैं इनसे हो रही है? पहले बच्चों में ये चीज़ नहीं होती थी। तो ये सारे अच्छे सवाल हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अनीमिया तो हमेशा से था, अब डायग्नोसिस और उसकी जागरूकता बढ़ गई है, क्योंकि अनीमिया से ज़्यादातर सिम्टम्स नहीं होते हैं, पर अंदर ही अंदर से नुकसान होता रहता है जी। जैसे कि खासकर छोटे बच्चों में दिमागी तौर से कमी। तो जो IQ लेवल है वो अगर शुरू की एज में अगर आयरन की कमी हो तो उससे IQ का लेवल कम होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन फोलिक एसिड की गोलियां रेगुलर खानी है, और बच्चे को 6 महीने की उम्र से रेगुलर आयरन देना ज़रूरी है, और फिर जो सॉलिड खाना है वो 6 महीने की उम्र से रेगुलर खिलाना ज़रूरी है। सर डीवॉर्मिंग प्रोसेस की हम बात कर रहे थे, बच्चों के पेट में कीड़े होना बहुत आम सी बात है जिसके लिए हम डीवॉर्मिंग प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस का अनीमिया से कोई रिलेशन है? तो जो डीवॉर्मिंग मतलब कि पेट में कीड़े, तो जैसे क्योंकि बच्चों को आदत होती है कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं तो उससे उनको कीड़े होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो ये अनीमिया मुक्त भारत, अनीमिया मुक्त जो ये प्रोग्राम है सरकार का, उसमें हर 6-6 महीने पे जो ये एल्बेंडाजोल की गोली है वो बच्चों को दी जाती है, ताकि अगर कोई पेट में कीड़े हों तो वो हट जाएं, क्योंकि जो पेट में कीड़े होते हैं वो भी खून चूसते हैं, तो उससे खून की कमी हो जाती है। तो इसलिए कीड़ों को मारना भी अनीमिया के इलाज में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सर अक्सर माएँ जो होती हैं ज़्यादा फंसी होती हैं अपने बच्चों को लेके, खास कर की जो नई माएँ बनती हैं, उनका ये कहना होता है कि मेरा बच्चा ज़्यादा थका हुआ रहता है, खाना कम खाता है, उसका फेस पीला पड़ जाता है। क्या ये अनीमिया के लक्षण हैं, और ऐसी कौन सी एज है या ऐसा कौन सा लक्षण है जो हाई टाइम है कि दिस इज़ द हाई टाइम टू मीट और कंसल्ट डॉक्टर? सो जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए तो बच्चों को लेके जाना ज़रूरी होता है, तो उसी टाइम पे भी जो पीडियाट्रिशियन है उनको दिखाया जा सकता है। बाकी अनीमिया की इतनी ज़्यादा प्रेवलेंस है, इतना ज़्यादा ये पाया जाता है कि सरकार ने बड़े अच्छे इसके लिए नियम बनाए हुए हैं। हम सिर्फ उनको फॉलो नहीं करते। सरकार ने बोला है कि हर बच्चे को 6 महीने की उम्र से रेगुलर आयरन देना ज़रूरी है। तो अगर हम ये प्रोग्राम की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें तो जो अनीमिया है वो डेफिनेटली कम हो जाए। और हमें मम्मी पापा को मैं यही बोलूँगा कि माँ का दूध बहुत ज़रूरी है, 6 महीने तक तो देना ही देना है। जो बॉटल फीडिंग है वो उसको अवॉइड करना है, और 6 महीने के बाद से सॉलिड खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। हमने ज़्यादातर ये देखा है कि मदर्स फादर्स ज़्यादातर दूध पे जोर देते हैं और सॉलिड खाना कम खिलाते हैं, उसके कारण अनीमिया की ज़्यादा पाया जाता है। और जो मतलब हमें ये नहीं सोचना कि बच्चे को कि फैंसी खाना खिलाना या फिर कमर्शियल खाने जो पैकेट में आते हैं कि मार्केट से ख़रीद के खाना लिया है। तो जैसे मतलब मैं ब्रांड के नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, जो लोग पाउडर करके पानी में घोल के चीज़ें देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ पैकेट वाला खाना देने से ज़्यादा बेटर है। सिंपल घर का खाना बच्चों के लिए बढ़िया है। सर ये जो अनीमिया है, हमने ज़्यादातर इसको कवर कर लिया है टॉपिक पे, लेकिन हमारे सवाल आते रहेंगे दर्शकों की। थैलेसीमिया की बात करते हैं, थैलेसीमिया पे आते हैं। एनीमिया और थैलेसीमिया में कोई सिमिलैरिटी है? और थैलेसीमिया, इससे पहले सर एक और कॉलर हम देख लेते हैं कि उनका सवाल अनीमिया से जुड़ा हुआ ना हो। जी मैम नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? जी मैं गगन बोल रहा हूँ भिवानी से। जी गगन जी, हमारे डॉक्टर साहब एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हैं, बताइए आपकी क्या समस्या है? मुझे ये जानकारी चाहिए थी मैडम, बच्चों में जैसे हम कैसे पहचाने कि एनीमिया के शुरुआती लक्षण हमें कैसे पता चले बिना डॉक्टर की सहायता के, कि हम पहचान सके, फिर उसका डॉक्टर के पास हम जा सके कि
एनीमिया जी गगन जी, है कि नहीं है। ठीक तो है। गगन, आपका सवाल है कि अनीमिया के बारे में कैसे पता चले। हाँ, तो शुरुआती लक्षणों के बारे में सर। तो ये अच्छा सवाल है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि हमें क्योंकि अनीमिया ज़्यादातर माइल्ड होता है, तो हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि बच्चे को अनीमिया है या नहीं है। हमें तो मान लेना है कि अनीमिया है और उसको हफ्ते में 2 दिन आयरन की दवाई देनी ही देनी है। क्योंकि 10 बच्चों के पीछे 7 बच्चों में अनीमिया होता है, तो हमें हर बच्चे को 6 महीने की उम्र से लेके 19 साल तक की उम्र में रेगुलर बेसिस पे आयरन की दवाई देनी ही देनी है। हमें ये मान लेना है कि बच्चे को अनीमिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉमन है। पर अगर आप कंफर्म करना चाहते हो तो सिंपल ब्लड का टेस्ट करवाया जा सकता है, जो सीबीसी का टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट का। उससे पता चल जाएगा कि जो हीमोग्लोबिन है एचबी नॉर्मल जैसे 11, 12, 13 के अराउंड होना चाहिए। अगर 6 महीने से 5 साल की उम्र में 11 से कम है तो उसको अनीमिया मानते हैं। तो गगन जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थैंक्स। शुक्रिया सर। थैलेसीमिया की बात कर रहे थे हम, तो मैं पूछ रही थी कि कोई सिमिलैरिटी एनीमिया और थैलेसीमिया में, क्या एनीमिया लीड कर सकता है थैलेसीमिया में, और थैलेसीमिया क्या बीमारी है आम भाषा में, लेमन लैंग्वेज में? सो अनीमिया तो सिंपल सी चीज़ है कि खून की कमी, और थैलेसीमिया एक खून की कमी का एक कारण है। तो अनीमिया तो सबसे ज़्यादा कॉमन ये आयरन फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है। थैलेसीमिया एक प्रकार का अनीमिया है, तो वो एक जेनेटिक बीमारी है। तो जिसमें अगर मम्मी को थैलेसीमिया माइनर हो, पापा को थैलेसीमिया माइनर हो, तो माइनर कोई बीमारी नहीं होती, वो सिर्फ खून के टेस्ट से पता चलती है। तो जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे अमिताभ बच्चन हैं, उनको भी थैलेसीमिया माइनर है। ओके। तो थैलेसीमिया माइनर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किसी भी तरीके से ये नहीं बताया जा सकता कि थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है देखकर। वो तो सिर्फ जब ब्लड का टेस्ट करेंगे, जो एक टेस्ट होता है HPLC, उससे पता चलता है कि थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है। थैलेसीमिया माइनर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ी सी खून की कमी होती है, उससे भी कोई सिम्टम्स वगैरह ज़्यादातर नहीं होते। बट अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों को थैलेसीमिया माइनर हो तो फिर बच्चे में, हर एक बच्चे में 25% चांसेस होते हैं कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो। यानी कि अगर मम्मी को माइनर है, फादर को माइनर है, तो बच्चे में 25% चांसेस हैं कि मेजर हो। तो मेजर बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें खून की बहुत ज़्यादा कमी होती है और फिर रेगुलर बेसिस पे इलाज के लिए ब्लड चढ़ाना पड़ता है। सर, इस प्रोबेबिलिटी की हम बात करेंगे। एक और सवाल लेते हैं वीडियो बाइट के थ्रू। My question is, these days anemia and thalassemia is rising a lot of among the children. So can you please tell us how can we prevent the occurrence of thalassemia as well as anemia, and the medication and treatment that we can start in order to avoid such kind of problems in coming generations? हाँ, तो इनका अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है कि थैलेसीमिया का बचाव कैसे किया जाए। जी। सो थैलेसीमिया मेजर एक बहुत सीरियस बीमारी है, जिसमें ज़्यादातर 6 महीने के बाद बच्चे में पता चलता है कि खून की कमी है। जो पेट में लिवर स्प्लीन है, जैसे जिगर तिल्ली कहते हैं, वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और उसका शुरू में तो यही मेन इलाज है कि हर महीने रेगुलर ब्लड चढ़ाया जाए। बट इससे प्रिवेंट बड़े आराम से किया जा सकता है। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो मदर का ब्लड का टेस्ट करवा लेना चाहिए। उससे पता चल जाता है कि मदर को थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है। और जैसे ही पता चले कि मदर को थैलेसीमिया माइनर है तो इमीडिएटली हस्बैंड का टेस्ट करवाना चाहिए। अगर हस्बैंड को थैलेसीमिया माइनर नहीं है तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ हस्बैंड या वाइफ को थैलेसीमिया माइनर हो तो कुछ नहीं होता। हस्बैंड और वाइफ दोनों को थैलेसीमिया माइनर अगर दोनों को हो तभी बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होता है। तो जैसे कि अगर हम देखें ओवरऑल हिंदुस्तान में थैलेसीमिया माइनर की जो प्रेवलेंस है वो 3.3% है। इसका क्या मतलब है कि जैसे सपोज अगर एक बस जा रही है और उसमें 100 लोग हैं तो 100 के पीछे 3 लोगों को थैलेसीमिया माइनर होगा। 100 के पीछे 3 लोगों को थैलेसीमिया माइनर होता है, खासकर पंजाब हरियाणा में। तो किसी को नहीं पता होता कि उनको माइनर है। तो तभी ये कहा जाता है कि जब शादी होती है तो अगर आप कुंडलियाँ मिलाना चाहते हैं तो मिलाओ या नहीं मिलाओ, वो आपकी मर्ज़ी है, पर थैलेसीमिया का जो टेस्ट है वो मिलाना चाहिए। बट वो फिर शादी में फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब मम्मी पापा को पता चलता है कि हमारे बच्चे को थैलेसीमिया माइनर है, कोई इसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। तो कोई बात नहीं, जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम करवा लो, और अगर उसमें आए तो फिर हस्बैंड का करवा लो, और अगर दोनों का आए तो फिर पहले 10-12 हफ्ते में ही जो बच्चा पेट में होता है तो उसमें सुई डाल के टेस्ट किया जाता है। तो उससे ये पता चल जाता है कि जो बच्चा पेट में है उसको थैलेसीमिया मेजर यानी कि बड़ी बीमारी है या नहीं है, और फिर एबॉर्शन ऑफर किया जाता है। तो आप मतलब कि बच्चे की सफाई करवा सकते हैं अगर पेट में बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। सो दर्शकों, ये जो बातचीत हो रही है, ये चर्चा हो रही है, ये जानकारी, अवेयरनेस सिर्फ आपके लिए है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम
कुंडलियां मिलाने में ज़्यादा इच्छुक होते हैं कि यदि हम टेस्ट करवाएं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। बाकी टेस्ट भी प्रिस्क्राइब्ड होते हैं लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, तो एज सच लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि ये थैलेसीमिया टेस्ट हैं जो मेजर और माइनर के, ये पेरेंट्स के कराने बहुत ज़रूरी हैं। और यदि बच्चा अफेक्टेड हो सकता है तो वो आपको सोचना है कि आगे बच्चे के स्वस्थ जीवन के लिए क्या करना चाहिए। सर, थैलेसीमिया मेजर माइनर की आपने बात करी, प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें कि अगर दोनों मदर और फादर कैरियर है तो क्या ये ज़रूरी है कि बच्चा भी जो होगा वो थैलेसीमिया मेजर या माइनर होगा? ये अच्छा सवाल पूछा। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक बीमारी है। तो यानी कि अगर जैसे फर्स्ट बच्चा पैदा होता है तो मतलब हर एक बच्चे में 25% चांसेस हैं। मतलब जैसे कि एक तरह से टॉस करने वाली बात है कि हर एक बच्चे में 25% चांस है। जैसे पहला बच्चा हुआ तो उसमें 25% चांसेस होंगे, सेकंड बच्चा उसमें भी 25% चांस, 1 in 4 चांसेस होते हैं कि थैलेसीमिया मेजर हो। तो यानी कि 75% चांसेस हैं कि या माइनर होगा या फिर नॉर्मल होगा, और 25% चांसेस हैं कि मेजर होगा। तो अगर टेस्ट नहीं भी करवाओ और आप लकी हो तो हो सकता है कि थैलेसीमिया मेजर का बच्चा पैदा ना हो। बट हमेशा लक पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, इसलिए अब मैं तो कहूँगा कि एक तरह से अच्छी बात यह है कि अब हम देख रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस थैलेसीमिया की थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो खासकर बड़े शहरों से अब हमारे पास थैलेसीमिया के बच्चे और मरीज़ आने बहुत कम हो गए हैं। जो ज़्यादातर थैलेसीमिया के मरीज़ आते हैं अब वो गाँव से और छोटे शहरों से आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर थैलेसीमिया की अवेयरनेस कम है। वहाँ पर जो डॉक्टर हैं हमेशा टेस्ट नहीं करवाते और पेरेंट्स भी इंसिस्ट नहीं करते। तो मैं तो अगर आप बस एक बात ये समझ ले उस प्रोग्राम से कि हर एक प्रेगनेंसी में जल्दी से जल्दी थैलेसीमिया का टेस्ट करवाना चाहिए, और अगर मदर को थैलेसीमिया माइनर है तो फिर हस्बैंड का भी टेस्ट करवाना चाहिए, और अगर दोनों को है तो फिर जो बच्चा पेट में है उसका टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर थैलेसीमिया मेजर हो तो फिर एबॉर्शन करवाई जा सकती है। तो जैसे कि सर ने बताया कि प्रोबेबिलिटी हाई है, 1 in 4 हाई रिस्क टू टेक, तो थिंक वाइजली। एक और सवाल लेते हैं सर हम व्हाट्सएप कॉल के थ्रू। जी डॉक्टर साहब, मैं बरखा आपसे जानना चाहूँगी कि गाँव और स्कूलों में एनीमिया और थैलेसीमिया के बारे में कैसे जागरूकता बढ़ाई जाए? तो ये आपका अच्छा सवाल है, खासकर स्कूलों में कि अनीमिया के बारे में कैसे जागरूकता हो। तो जो सरकार का प्रोग्राम है अनीमिया मुक्त भारत, उसमें जो बच्चे हैं उनको हफ्ते में 1 दिन आयरन की दवाई दी जाती है, तो इससे भी अवेयरनेस बढ़ती है। और सरकार जो है थोड़े एडवर्टाइजमेंट्स इसके टीवी पे और व्हाट्सएप में और सब में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स इसके बारे में करती रहती है। जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, जो बच्चों की संस्था है, वो भी इसके बारे में अवेयरनेस के बारे में करती रहती है। पर प्रॉब्लम ये है कि कोई भी मम्मी पापा बच्चे को रेगुलर आयरन देना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि बच्चा तो हमारा ठीक है, उसको आयरन देने की क्या ज़रूरत है। तो हमें ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि थोड़ी सी खून की कमी जो कि सिर्फ ब्लड के टेस्ट से पता चलती है और वैसे देखने से नहीं पता चलेगी, तो उसमें मैं वही चीज़ आपको बारी बारी बोलूँगा कि आयरन रेगुलर बेसिस पे देना बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो या ना हो। हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन बस आयरन देना है। अनीमिया मुक्त भारत अगर आप वेबसाइट में सर्च करेंगे आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। 5 साल से कम और 6 महीने की ज़्यादा उम्र में हफ्ते में 2 दिन आयरन देना है, और फिर 5 साल से लेकर 19 साल तक हफ्ते में 1 दिन आयरन देना है। बस इतनी सी बात है, और उसको हमें दवाई समझ के नहीं देना, हमें ये समझ के देना है कि जो हमारा खाना है उसमें आयरन की कमी है, और इसलिए उसको हम दवाई से पूरा कर रहे हैं। सर, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये फ़ोन इन प्रोग्राम है, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेरीज़ हैं उसको केटर कर सके। एक और व्हाट्सएप कॉल के थ्रू हम एक और सवाल लेते हैं। थैलेसीमिया क्या है और यह है एनीमिया से किस प्रकार अलग? सर, हम इसकी बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार आप। तो थैलेसीमिया भी एक तरह का अनीमिया है जो एक जेनेटिक बीमारी है। तो अगर मम्मी को थैलेसीमिया माइनर हो, जो कि एक सिर्फ ब्लड के टेस्ट से पता चलता है, और फादर को भी माइनर हो, तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। 25% चांसेस हैं, जो कि एक बड़ी बीमारी है जिसमें हर महीने खून चढ़ाना पड़ता है। सर, हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है हर महीने, कोई स्थायी इसका कोई स्टेबल ट्रीटमेंट? तो मतलब कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में काफ़ी पेरेंट्स को अब जागरूकता है, बट सबसे ज़रूरी है कि शुरू में रेगुलर ब्लड चढ़ाया जाए, और हीमोग्लोबिन को बहुत कम करके ब्लड नहीं चढ़ाना होता। जैसे कहा जाता है कि ब्लड चढ़ाने से पहले जो हीमोग्लोबिन है 9.5-10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मतलब कि हमें खून कम करके उसको ब्लड नहीं चढ़ाना। मैं थैलेसीमिया मेजर की बात कर रहा हूँ, तो हमें कोशिश ये करनी है कि कभी खून की कमी ना हो बच्चे में, और रेगुलर ब्लड चढ़ाया जाए। हीमोग्लोबिन ब्लड चढ़ाने से पहले 9.5-10 से ज़्यादा होना चाहिए।
और फिर जब हम ब्लड चढ़ाते हैं उसका एक बड़ा मेजर नुकसान है कि ब्लड में लोहा होता है और वो जो हमारा शरीर है वो उसको निकाल नहीं पाता। तो जो ये लोहा है, जो ये आयरन है, ये लिवर में, हार्ट में इकट्ठा हो जाता है। तो जैसे साथ साथ हम ब्लड चढ़ाते हैं तो साथ साथ आयरन कम करने की दवाई भी रेगुलर बेसिस पे देनी ज़रूरी है। तो ये तो है मतलब कि रेगुलर ब्लड चढ़ाना है और रेगुलर आयरन कम करने की दवाई देनी है। पर येस, अब इसका पक्का इलाज भी काफ़ी सालों से अवेलेबल है, जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं, जिसमें भाई बहन का हम टेस्ट करते हैं और अगर भाई बहन ना हो तो मम्मी पापा का भी टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि बोन मैरो मैच करता है या नहीं करता। अगर बोन मैरो मैच कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट काफ़ी केसेस में मैच नहीं करता। भाई बहन से मैच मिलने के चांसेस करीब 25% होते हैं, मम्मी पापा से बोन मैरो मैच मिलने के चांसेस सिर्फ 1 या 2% होते हैं। तो अगर मैच मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर मैच ना भी मिले तो कभी कभी अनरिलेटेड मैच से भी थैलेसीमिया ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा जाता है, बट उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। बट मोटा शुरू में रेगुलर ब्लड चढ़ाना और रेगुलर आयरन कम करने का इलाज शुरू में किया जाता है। सर, ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स की हम बात कर रहे हैं। आयुष्मान भारत बहुत ही प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट स्कीम, तो वो किसी तरीके से केटर करती है इस बीमारी को? जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं पंजाब में, हरियाणा में, वहाँ पर बच्चों को रेगुलर ब्लड चढ़ता है और वहाँ पर जो आयरन कम करने की दवाइयाँ हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। ये जो थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, अब प्रिवेंशन की बात होगी, सिम्टम्स की बात होगी, ट्रीटमेंट की बात करें, अब ज़िंदगी जीनी है, क्या ये आम बच्चे की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और हमें ये देखना है कि ये सब इलाज करने का तभी फ़ायदा है अगर बच्चा एक नॉर्मल लाइफ लीड करे। तो मैं तो जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं उनसे भी बोलूँगा और जो उनके मम्मी पापा हैं उनको भी बोलूँगा कि इन बच्चों को बीमार बना के नहीं रखना। मैं मानता हूँ कि लाइफ मुश्किल है, रेगुलर ब्लड चढ़ाना आसान नहीं है, रेगुलर आयरन कम करने की दवाई देना आसान नहीं है, रेगुलर डॉक्टर को दिखाना आसान नहीं है, बट फिर भी बिल्कुल नॉर्मल खेलना कूदना, नॉर्मल स्कूल जाना, नॉर्मल कॉलेज जाना, इन बच्चों को उल्टा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इनको ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि ये अपनी रेगुलर लाइफ भी लीड कर सके और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख सकें। इनको हमें किसी भी तरह से कम नहीं मानना। कई बच्चे थैलेसीमिया के हैं जो बड़े होकर डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, IAS बन गए हैं। लवली सर, बहुत ही पॉजिटिव नोट में आपने ये बात ख़त्म करी। जाते जाते अगर हम बुलेट पॉइंट्स में दर्शकों को कुछ बताना चाहें, बैलेंस डाइट, रेगुलर आयरन इनटेक, बिल्कुल रेगुलर चेकअप, राइट, व्हाट एल्स सर, आप बताइए। बस ये कि दूध बहुत अच्छी चीज़ है, माँ का दूध बहुत अच्छी चीज़ है, बट 6 महीने के बाद से सॉलिड खाना खिलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को चुप कराने के लिए छाती से लगाने एक आसान तरीका है, बट उससे उसका नुकसान होता है क्योंकि जो दूध पिलाते पिलाते सॉलिड खाना खिलाना ज़्यादा ज़रूरी है 6 महीने के बाद से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत ही ज़रूरी जानकारी बहुत सरल तरीके से लेमन लैंग्वेज से हमको बताई। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों के सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगली बार फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। जाते जाते मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि हमारे सभी प्रोग्राम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, DD चंडीगढ़, DD पंजाबी, DD हरियाणा। इसके साथ आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेव पर आप हमें देख सकते हैं, और एक और व्हाट्सएप नंबर हमने आपके लिए लागू किया है 9417242224, जिस पे कॉल करके, लिख के, वीडियो कॉल, वॉइस मैसेज करके आप हमें कोई भी सुझाव दे सकते हैं, अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। और यदि आपके कोई सवाल है आप हमें hopchandigarh@gmail.com पर भी लिख सकते हैं। अगली बार फिर हाजिर होंगे नए चेहरे, नई समस्या के साथ, उसके समाधान के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन। धन्यवाद।